यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे उत्तर लेखन प्रोग्राम सफलता सीरीज की 5वीं क्लास है। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस की जो रूल्स हैं उसको सीखेंगे। इसके बाद हम 2 या 3 वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी प्रैक्टिस वीडियोस आगे भी आएंगी, लेकिन जैसे कि हमने आपको शेड्यूल के अनुसार बताया था, सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में बता दें। इसमें हमने 100% गारंटी ली है कि आंसर सिखाने की, कि टॉपर्स की तरह कैसे लिखें। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नया जुड़ा है तो सबसे पहले वो इस प्लेलिस्ट में जाके, सफलता सीरीज में हमारे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को देखे स्टार्टिंग से, और फिर इस क्लास को देखे। ये हमारी 5वीं क्लास है। तो जैसे कि हमने आपको शेड्यूल में बताया था आपको कि सबसे पहले हम रूल्स सीखेंगे, तो हमने स्टार्टिंग की पहली क्लास में क्या सीखा, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, किसमें आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट कैसे लिया जाता है। इसके बाद हमने क्या सीखा, 2 क्लास में हमने रूल्स सीखे। तीसरी क्लास में भी हमने कुछ रूल्स सीखे। इसके साथ ही हमने थोड़ी प्रैक्टिस की दोनों क्लासेस में। और आज की क्लास में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रूल्स वगैरह नहीं लिखेंगे। अगर बीच में ज़रूरत होगी तो हम आपको कुछ रूल्स बता देंगे, 1 या 2 जो छूट रहे थे पहले। तो चलिए हम आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आज क्वेश्चन लिए हैं, वो लिए हमने 2024 की GS 1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हिस्ट्री से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वो। तो देखिए, हाँ, एक रूल्स लिख लीजिए आप। सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक अंडरलाइन करते रहिए। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। पीवाई क्यू हम इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको विश्वास हो कि हाँ, हम यूपीएससी वाले क्वेश्चन भी आसानी से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, इसमें एक्स्ट्रा रूल क्या लिखना है, अपनी पेन कॉपी निकालिए और लिखिए कि यूपीएससी क्वेश्चन से छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब ये कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उसने ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक पहलू पहले पूछा है तो सामाजिक पहलू पहले हम लिखेंगे। इसके बाद हम आर्थिक क्षेत्र में हुए घटित परिवर्तनों को लिखेंगे, यानी पहले सामाजिक, इसके बाद आर्थिक क्षेत्र। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक अच्छा सा इंट्रो लिखेंगे। अब लिखिए, वैदिक काल, काल का नाम, वैदिक काल को कॉमा कर लेंगे। वैदिक काल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, या वेदों से मत लिखिए, वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक काल, अब जैसे लिखेंगे आप इसको, यहाँ पे कॉमा लगा के लाइन चेंज करके लिखेंगे आप यहाँ पर वैदिक काल। अब इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में 1500 से लेके 600 या 500, अलग अलग चैनल अलग अलग लिखा रहता है, जैसा एनसीईआरटी में उस अनुसार लिखे। 1500 से 600 को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसे आप लिखेंगे ना ऋग वैदिक काल, तो इसके आगे आप डेट लिखेंगे 1500 से लेके 1000 तक, कॉमा उत्तर वैदिक काल। इसके आगे लिखेंगे आप 1000 से 600। ठीक है, आपका इंट्रो यहाँ पर खत्म हो गया है, जितना हमको चाहिए था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए कुछ 2 या 3 फॉर्मेट हो सकते हैं। और फॉर्मेट कैसे होंगे, सबसे पहले हमने इंट्रो लिख दिया, इंट्रो तो सेम ही आएगा। अब हम लिख सकते थे कि ऋग वैदिक हेडिंग दे दें, फिर इसमें क्या लिखें हम, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र। फिर उत्तर वैदिक काल की हेडिंग दें, फिर लिखें हम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र। सेकंड क्या हो सकता था, फर्स्ट तरीका ये हो गया। सेकंड क्या हो सकता था, सबसे पहले हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभिन्न परिवर्तनों को रेखांकित करें, तो उसकी हेडिंग दे देते हम कैसे, कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में घटित परिवर्तनों को इस प्रकार दिखा जा सकता है। ये आपने हेडिंग दे दी। ये हम फॉर्मेटिंग समझते हैं, फिर हम अपने अनुसार आंसर लिखेंगे कैसे लिखना है आपको, सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम सामाजिक की देते, फिर क्या लिखते कि हमने सामाजिक वाला पॉइंट लिखा, फिर लिखते हम
उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति इस प्रकार दिखती है, ऋग वैदिक काल में इस प्रकार दिखती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में बीच में जबकि शब्द लगा देते तो पूरा पॉइंट हमारा फुलफिल हो जाता। सेकंड तरीका ये था। लेकिन इन तरीकों में दिक्कत क्या है, क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉइंट्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, और एग्जाम टाइम में लिखते वक्त माइंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर के कारण हमको टाइम ज़्यादा लगता है, और हो सकता है हम पॉइंट ऋग वैदिक की जगह उत्तर वैदिक लिख दें और उत्तर वैदिक की जगह ऋग वैदिक लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, पूरा पॉइंट गलत हो जाएगा, और लगभग अगर कुछ एक या दो पॉइंट्स भी गलत हो गए हमारे, तो पूरा आंसर हमारा कट हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा, हम जैसे हमने 10th और 12th क्लास में लिखा होगा, बीच में लाइन खींचेंगे, जैसे हम अंतर लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप भी ऐसे लिखिए, बीच में लाइन खींचिए अपने नोट्स में, आप जो भी पेज में लिख रहे हैं, नोट्स में लिख रहे हैं, जैसे भी इधर डालिए ऋग वैदिक काल और इधर उत्तर वैदिक काल, उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। अब इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए इसको। अब लिखिए सीधा, हमने आपको आज क्या नियम बताया था कि छेड़छाड़ नहीं करना, तो सीधा क्वेश्चन में जो पहले बोला है वो लिखिए। अब लिखिए आप सामाजिक क्षेत्र, इसको हेडिंग के रूप में लिखिए, सामाजिक क्षेत्र। अब इसको बंद कर लीजिए बॉक्स में। अब लिखेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट यहां से, तो इसमें लिखिए ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में, देखिए ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपितु कठोर नहीं थी, नहीं थी। वर्ण व्यवस्था, कॉमा लगाइए यहाँ पे और लाइन चेंज कीजिए। वर्ण व्यवस्था का स्रोत हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है, पुरुष सूक्त से मिलता है। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इधर लिखिए, या अगर आप लिखना चाहें, अगर ऐसे लिखेंगे सीधा सीधा, तो आपको लिखने में आसानी होगी और आपको पॉइंट्स याद करने में दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा। अब यहाँ पे लिखेंगे आप वर्ण व्यवस्था तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत, वर्ण व्यवस्था अपेक्षाकृत कठोर हुई। वर्ण परिवर्तन को अब सही नहीं माना जाता था, सही नहीं माना जाता था। सीधा हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया सामाजिक क्षेत्र में। सेकंड लिखिए वर्ण व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। इसमें लिखेंगे आप वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई, जन्म आधारित, आधारित हो गई, सीधा सा। इतना हो गया आपका पूरा। अब लिखेंगे आप महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, लिखिए पॉइंट, महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। उन्हें, लिखिए उन्हें शिक्षा, उपनयन तथा सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था। इस काल की प्रमुख विद्वान महिलाएं इस प्रकार है। उदाहरण लिखिए आप अपाला,
घोषा, लोपा, मुदिरा, मुदिरा, पिशवारा, ये। अब इसमें लिखेंगे आप, महिलाओं की स्थिति बेहतर रही परंतु ऋग्वैदिक काल की तुलना में कम हुई, की तुलना में कम हुई। इसमें उदाहरण लिखेंगे आप, गार्गी, मैत्रेयी, मैत्री, बस। अब इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिए, इसमें उत्तर वैदिक काल में ऐतरेयी, ऐतरेयी, ऐतरेयी उपनिषद, ऐतरेयी उपनिषद में लड़की को अभिशाप माना गया, अभिशाप माना गया, को अभिशाप माना गया। ये हो गए आपके कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स हो गए आपके सामाजिक पहलू में। अब आएंगे आप आर्थिक क्षेत्र पर। यहाँ पर आप हेडिंग दीजिए, इसको थोड़ा हेडिंग कर दें। अब यहाँ पर हेडिंग दीजिए आप, इसके नीचे आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र। अब ये जो हेडिंग आप यहाँ पर दे रहे हैं वो यहाँ पर ही साथ में देना है। जैसे आपने पहले क्या दी थी, सामाजिक वाली हेडिंग दी थी, जैसे सामाजिक वाली हेडिंग दी थी, अब यहाँ पर आप आर्थिक क्षेत्र की हेडिंग देंगे। आर्थिक क्षेत्र की हेडिंग आपने दे दी, तो इसके बाद अब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। आर्थिक क्षेत्र में आप क्या लिखेंगे, अब लिखिए ध्यान से। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि पशुपालन थी, पशुपालन थी तथा द्वितीय स्थान पर कृषि, कृषि थी। अब इसमें लिखेंगे प्रमुख आर्थिक गतिविधि, प्रमुख आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि कृषि बन गई तथा द्वितीय स्थान पर पशुपालन आ गया। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, पशुपालन में, या इसमें लिख दीजिए, उदाहरण के तौर पर लिख दीजिए इस पॉइंट्स में, ऋग्वैदिक काल में गाय एवं घोड़े का अत्यधिक प्रयोग, घोड़े का, घोड़े का अत्यधिक प्रयोग। अब इसमें क्या लिखेंगे, शिल्प, शिल्प हेडिंग दीजिए, इसमें पॉइंट्स में अंदर दीजिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट रुकिए आप सभी, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए आप सभी। आप सिर्फ सिर्फ हेडिंग दीजिए इसमें आप सिर्फ हेडिंग दीजिए, शिल्प, शिल्प में लिखिए शिल्प का प्रमुख थे कौन, बढ़ई, सुनार और तावा कार लिख सकते हैं, या तांबे कार्य करने वाले। वस्तु बिन में, अब सीधे इसमें आ जाइए, इसमें लिखिए शिल्प में क्या, अब शिल्प हेडिंग दीजिए, इसमें लिखिए आप चित्रित, धूसर, मृदभांड प्रमुख थे। पहली बार लोहे से जुड़े हुए शिल्प अस्तित्व में आए, लिखिए इसी के साथ ही अस्तित्व में आए। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, व्यापार बहुत सीमित था तथा वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था थी। अब इसमें लिखेंगे व्यापार में बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी तथा
मुद्रा का उपयोग भी होने लगा तथा साथ ही वस्तु विनिमय प्रणाली भी निरंतर चल रही थी। अब यहाँ पे लिखेंगे कर। प्रमुख था, बलि लिख देंगे यहाँ पे स्वैच्छिक कर था। अब बलि कर को, बलि जो नाम का कर था, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। पीसीएस में लगभग यूपीएससी में पूछा जा चुका है और भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये बलि कर था, इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो ये अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें हमने 4-5 पॉइंट्स बता दिए, पॉइंट्स आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए, आपको कुछ नहीं करना था। सामाजिक वाले पॉइंट, सामाजिक वाली हेडिंग में आप 3 पॉइंट्स लिख देते, इसमें भी 2 या 3 पॉइंट्स लिख देते तो आपका क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता। तो ये क्या हुआ, ऋग्वेदिक से हमने क्वेश्चन की पूरी डिमांड को फुलफिल कर दिया। यहाँ पर डिमांड को फुलफिल कर दिया हमने यहाँ पर। तो आंसर आपको ऐसे लिखना था। उम्मीद है कि आपने आंसर एक अच्छी तरीके से लिखा होगा, अच्छी फॉर्मेटिंग में लिखा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए सबसे पहले हम एक अच्छा सा इंट्रो लिखेंगे। सबसे पहले अच्छा सा इंट्रो लिखिए। दक्षिण भारत में कांची के पल्लवों, लिखिए कांची के पल्लवों का समय काल 365 से 850 के लगभग था। लगभग मान सकते हैं आप इसको, लगभग था। एग्जैक्ट आप देख लेंगे एक बार नोट्स में अपने में या एनसीईआरटी में देख लेंगे आप। कांची की, अब इसको कॉमन आइए, कांची की पल्लवों द्वारा कला एवं साहित्य में विशेष योगदान दिया, जिसमें इसकी प्रमुख शासकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसमें योगदान दिया गया, कला एवं साहित्य में योगदान दिया गया, जैसे कि नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र सिंह द्वितीय और नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनका नाम लिख दीजिए बस आप। अब आपका इंट्रो पूरा हो गया है। अब सीधा आप पॉइंट्स पर आइए। कैसे लिखेंगे आप पॉइंट्स पर? सबसे पहले आपने देखिए, अब टॉपर्स पर बात कर ले हम। रवि कुमार सहगल सर की जो कॉपी देखेंगे आप, तो उन्होंने क्या लिखा है, उनकी जो वर्डिंग है, जो शब्द है वो बड़े बड़े लिखते हैं। कि अगर वो कॉपी, ये कॉपी है आपकी, अगर वो ऐसे लिख रहे हैं तो हो सकता है उनके 2 शब्द इतने में आ पाए, 2 या 3 शब्द, और यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 शब्द ही लिख पाए बस। तो आप भी वो फॉर्मेट अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। बस कैसे लिखेंगे आप? अब आप हेडिंग देंगे, इनके योगदानों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। अब ये हेडिंग मत दीजिए, सिर्फ लाइन लिख दीजिए, उसके आगे ये निशान सीधा। अब इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये हेडिंग दीजिए सीधा, चट्टान पर उत्कीर्ण मंदिर। पल्लव शासकों द्वारा, लिखिए पल्लव शासकों द्वारा रॉक कट कला को भी प्रोत्साहित किया गया तथा इनके समय काल में इसमें प्रमुख जगह लिखी महत्वपूर्ण निर्माण किए गए। जैसे, अब जैसे मत लिखिए, सीधा लिखिए यहाँ पे नीचे, ये लाइन जितनी भी हो गई हो आपकी, भले ही यहाँ पे एंड हुई हो, निर्माण किया गया। अब यहाँ पर लाइन खत्म कीजिए, उदाहरण यहाँ पे लिखिए सीधा। उदाहरण लिखेंगे आप, महाबलीपुरम के रथ, लिखिए महाबलीपुरम के रथ और गुफा, सीधा। इतना आपका पॉइंट खत्म हो गया। अब सेकंड लिखेंगे आप। अब आपने जहाँ पे जो एंडिंग दी है वहां से लिखेंगे आप हेडिंग। अब यहाँ पर होगी आपकी, ये हेडिंग थी आपकी यहाँ, अब आप देंगे हेडिंग यहाँ पर, और हेडिंग से हमेशा
पॉइंट जब लिखें तो पॉइंट इधर की साइड लिखें, शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए और इसको यहीं पे समाप्त कर देनी। इससे क्या होता है, हमारी कॉपी भी पूरी भरी हुई दिखती है, खाली नहीं दिखती। होता क्या है, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अक्षर छोटे बनाते हैं, बहुत से बनाएंगे कि रॉक कट ऐसे लिख देंगे, रॉक कट, ये अक्षर बहुत बड़ा हो गया। बहुत से लिखेंगे कि रॉक कट, तो अंतर हो जाता कॉपी को भरने में और एग्जामिनर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है सीधा सीधा सा। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं अपने रूल्स में कि अगर आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें आप अक्षर छोटे बनाते हैं तो आप इस फॉर्मेट को अपना सकते हैं कि आपने जब हेडिंग दी तो पूरे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखा, तो इससे क्या होगा, पूरी कॉपी भरी हुई दिखेगी आपकी सीधी। अब सेकंड हेडिंग देंगे आप साहित्यिक गतिविधियां, सीधा हेडिंग दीजिए। अब लिखिए यहाँ पर पल्लव शासकों द्वारा साहित्य को प्रोत्साहन देने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इसमें कुछ शासकों द्वारा स्वयं रचनाएं की गई, जैसे नरसिंह वर्मन द्वितीय, तथा इसी के साथ तमिल साहित्य को भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया। इस समय अलवार या ऐसे लिखिए, इन्होंने अलवार और नयनार संतों को भी संरक्षण दिया, जिसमें अलवार संत अंडाल द्वारा रचित तिरुप्पाबाई, अलवार संत अंडाल देखिए लिख देते हैं आपके लिए, अलवार संत अंडाल द्वारा रचित, इनकी रचना का नाम है तिरुप्पाबाई। ये जगह अलग अलग नाम हो सकता है क्योंकि वो लैंग्वेज एक्सेंट है, उसमें अंतर हो जाता है। तिरुप्पाबाई और नयनार संत देवरम, सॉरी अप्पार द्वारा रचित देवरम रचनाएं प्रमुख है। आदि यहाँ पर लिख दी, आदि रचनाएं प्रमुख है। संस्कृत साहित्य का संरक्षण, अब तीसरी हेडिंग देंगे ऐसे बॉक्स बंद करके, उसमें लिखिए तमिल साहित्य के साथ ही पल्लव शासकों द्वारा संस्कृत साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया गया। उदाहरण, सीधे उदाहरण लिखिए, तमिल साहित्य के साथ ही पल्लव शासकों द्वारा संस्कृत साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया गया। उदाहरण, महेंद्र बर्मन प्रथम द्वारा रचित मत विलास प्रहसल। और लिखेंगे आप फर्स्ट कांची कैलाशनाथ मंदिर के शिलालेख पर उत्लिखित लिखेंगे आप, उत्लिखित लिखना होता है यहाँ पे, उत्लिखित संस्कृत साहित्य। बस हो गया आपका। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कला के प्रति प्रोत्साहन। पल्लव शासकों द्वारा चित्रकला, स्थापत्य कला एवं शिल्प कला को भी प्रोत्साहन दिया गया। सीधे लिखिए, कांचीपुरम के मंदिरों की दीवारें। उदाहरण में लिखिए, आपका पहला उदाहरण हो गया। सेकंड है कैलाशनाथ मंदिर, ये फेमस मंदिर है। आपको क्या करना है, आज इसको गूगल पर सर्च कीजिए और एक बार इसके फोटो देखिए, कम से कम 10 से 15 फोटो अलग अलग व्यू से, अलग अलग एंगल से देखिए तो आपको पता लगेगा। या आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कैलाशनाथ, इसके बारे में आपको 1 या 2 मिनट वीडियो देखिए तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि
स्थापत्य कला किस लेवल पर पहुंच चुकी थी उस समय। जो चीज हम आज 2000 साल बाद या 15 साल बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, वो 2000 साल पहले उन्होंने कर दी थी, 15 साल पहले। अब चित्रकला में हो गया आपका। अब लिखिए शिल्प कला में बैकुंठ मंदिर। लिखिए शिल्प कला में सीधे हेडिंग दीजिए, इसमें उदाहरण के तौर पे शिल्प कला में छोटी सी हेडिंग दीजिए, उसमें लिखिए बैकुंठ मंदिर और गंगा अवतरण। गंगा अवतरण कला मूर्ति। कला मूर्ति, बस इतना हो गया आपका पॉइंट पूरा। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी धार्मिक सहिष्णुता। पल्लव शासकों द्वारा शैव वैष्णव तथा बौद्ध धर्मों को साथ साथ बढ़ावा दिया गया, जो कि इनकी धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है। बस ये पॉइंट्स आपके हो गए। ये पॉइंट्स 150 शब्दों से भी ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन पॉइंट्स आपको ज़्यादा क्यों बता दिए कि पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिल जाए। आप चाहे तो इसमें से 1 या 2 पॉइंट्स कम कर सकते हैं सीधा सा, या लगभग 150 शब्दों का ही हुआ होगा ज़्यादा, इतना बड़ा, इतना ही आंसर आपको लिखना है। अब आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन की आपको जैसे हमने पहले बताया कि हेडिंग नहीं देनी है। कंक्लूजन में लिखेंगे आप कांची के पल्लवों द्वारा कला एवं साहित्य में जिस प्रकार विकास किया गया, इससे कांची एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में या कांची का एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उद्गम हुआ तथा वर्तमान में भी कांची या पल्लवकालीन कला एवं साहित्य अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो ठीक है, हमने दोनों आंसर से ऐसे लिखे अच्छे तरीके से इंट्रो लिखा, मेन पार्ट में आपको पॉइंट्स बताए, कुछ पॉइंट्स आपको पता नहीं होंगे, उन फैक्ट्स को लिख लीजिए अच्छे से। और एक चीज़ और, इसमें प्रिलिम्स के जो आप देखेंगे लास्ट के कुछ 5-7 साल से संगम जो काल है उससे भी क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो भक्ति काली आंदोलन है जैसे अलवार और नैनार, इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनकी रचनाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पढ़ेंगे कहाँ से आप? ये पढ़ेंगे आप लूसेंट बुक आती है उससे पढ़ेंगे आप। तो जो फैक्चुअल हिस्ट्री में आपको जो फैक्ट पढ़ने हैं वो उसके लिए सिर्फ एक ही सोर्स पढ़िए, लूसेंट। आपको बताएंगे बहुत सारे कि आर एस शर्मा पढ़ लीजिए, सतीश चंद्र पढ़ लीजिए, इतना ये नहीं पढ़ना है आपको। इसके प्रूफ चाहिए तो प्रूफ आप देख सकते हैं लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चंस PYQ, आपको सीधा सीधा वो लूसेंट से मिल जाएंगे। अगर आपका थोड़े में काम हो रहा है तो आप ज़्यादा क्यों पढ़े। तो सीधे से आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। हमने अच्छा इंट्रो लिखना देखा यहाँ पर, फिर मेन पार्ट लिखा, हमने सुंदर बनाने के लिए अच्छे बॉक्सिंग की यहाँ पर, और पॉइंट्स लिखना बताया कि पॉइंट्स यहाँ से लिखना है। पूरे पॉइंट्स फुलफिल कर दिए, डिमांड फुलफिल कर दी, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिखे और कंक्लूजन लिख दिया। अगर आपने ऐसा आंसर लिख दिया तो ये 10 मार्क्स का था। अगर आपने एग्जाम में ऐसा लिखा होता तो इसमें आपको मैक्सिमम 7 से लेके 7.5 अंकों तक प्राप्त होते। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको देखिए पहले बताया था कि हम 2 या 3 क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस की। तो हमने आज 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करके बताएंगे आपके सामने टॉपर्स कॉपी में कैसे लिखा है और हमने क्या सीखा, एक उसकी तुलना करेंगे और टॉपर्स की कॉपी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसकी वीडियो जाएंगी 2 या 3। तो अभी आपकी कितनी लगभग 5 से लेके 6 वीडियोस और आने वाली हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।